हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो मनोवैज्ञानिक की क्लास है। मतलब जो हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, जो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, ऐसे मतलब जो भी आपके आर टेट, जो भी यूपी टेट वगैरह होते हैं ना, उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी, उनको सबको शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि जिससे क्या होगा, हमारी जैसी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए अब हम अपने चैनल को, मतलब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सेकंड ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और थर्ड ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो अनुशासन की अनुभूति कराकर यह टीचर है जो अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में रखेगा, तो क्या वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा? तो ये नहीं होगा। ये अनुशासन में ही रहेंगे तो वो सामाजिक मूल्यों को कैसे सीख पाएंगे? तो ये हमारा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है आदर्श रूप से बर्ताव कर, आदर्श रूप से उन्हें बर्ताव करेगा उनके साथ, उससे बच्चे सीखेंगे अच्छे से। और थर्ड है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सिर्फ महान व्यक्तियों की कहानियों को बताकर ही बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। या फोर्थ क्या था हमारा, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, सिर्फ उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना दी जाए, उससे सीखे। तो इसका जो सही तो सारे हैं, पर जो बेस्ट आंसर क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। जब हम उनके साथ जो आदर्श रूप में उनका बर्ताव करेंगे, जैसा हम उनके साथ बर्ताव करेंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो जब हम उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो बच्चे भी क्या करेंगे, अनुकरण, जो कहते हैं ना, बच्चे अनुकरण विधि के द्वारा सीखते हैं। जैसा हम करेंगे बच्चे उसको देखकर ही सीखेंगे। तो हमारा जैसा व्यवहार रहेगा, आदर्श रूप से हम उन्हें बर्ताव करेंगे, तो बच्चे भी हमारे साथ क्या करेंगे, आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, समाज में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे आर्थिक स्तर की जांच में, सेकंड ऑप्शन है समाज के सर्वेक्षण में, थर्ड ऑप्शन है सामाजिकरण की जांच में, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो समाज में तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो समाज में तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है, ये पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे दे रखे हैं चारों। तो इसमें से कौन सा होगा, तो राइट आंसर हमारा वो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर को, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज के सर्वेक्षण में। समाज में तकनीक का प्रयोग किस में करते हैं, समाज के सर्वेक्षण में करते हैं। समाज में तकनीक का होता क्या है कि जो अस्वीकृत व्यक्ति हैं, उनकी व्यक्तियों की जो पर्सनल समस्याएं हैं, उनको पता लगाने के लिए समाज में तकनीक है, जो मतलब समाज से अस्वीकृत कर दिया और समाज ने स्वीकारा नहीं है, उन व्यक्तियों की पता लगाना है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों समाज ने उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है, तो उन समस्याओं को पता लगाना, यही क्या है हमारा समाज में तकनीक की होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो कौन सी संस्था है जो क्या परिवार, मतलब सामाजिक परंपराएं हैं ना, उसके हस्तांतरण में, उनको ट्रांसफर में सबसे अच्छा योगदान देती है? सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? परिवार का रहता है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, सेकंड है विद्यालय, थर्ड है पड़ोस का रहता है, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। या तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, या इन तीनों में से कोई एक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा जो मतलब
योगदान रहता है वो हमारे परिवार का रहता है। सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हमारा परिवार से ही सीखते हैं। परिवार में ही जो हमारे सामाजिक परंपराएं होती रहती उनसे ही हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सहायता की आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और फोर्थ है सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो इसमें कौन सा है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं रखता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक की जो आवश्यकताएं हैं उनमें की लिस्ट में नहीं है। सामाजिक अनुमोदन तथा सहायता की आवश्यकता ये तो है, ये सामाजिक अनुमोदन होगा तो सहायता की आवश्यकता भी होती, संवेगात्मक की आवश्यकता भी होती है। ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना जो है ये शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्क्रीन पर, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कम महत्वपूर्ण, सेकंड है रोमांचकारी, थर्ड है मुख्य और फोर्थ है गौड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बच्चे की सामाजिकरण जो विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है उसमें परिवार की भूमिका पूछी गई है। जो सामाजिकरण विकास होता है उसमें परिवार की भूमिका क्या होती है, कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है या गौड़ होती है। तो जो परिवार की भूमिका होती है वो मुख्य होती है। सबसे पहले क्या आता है, परिवार ही आता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, परिवार के बाद ही वो अपने पड़ोस में यानी कि समाज में जाता है। परिवार सबसे मुख्य होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है खाली जगह छात्र में रुचि पैदा करने की कला है। क्या है जो छात्रों में रुचि पैदा करने की कला है। ऑप्शन फर्स्ट है सहानुभूति, सेकंड है शिक्षण और थर्ड है समदृष्टि, फोर्थ है प्रेरणा। तो इसमें एक राइट आंसर क्या होगा, मतलब छात्र में रुचि पैदा करने की कला क्या है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब बच्चों में क्या होगा, प्रेरणा दी जाएगी तो बच्चे क्या कर देंगे, उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। या हम उनको प्रेरणा देंगे, बच्चों से कहें कि बेटा इस काम को आप और अच्छे से करो, इस काम को करोगे तो ये होगा, मतलब आपको अच्छा कुछ होगा, तो बच्चे उस काम को और अच्छे से करेंगे। जब तक उनको प्रेरणा नहीं, मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो बच्चे और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा सही होगा, बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, प्रेरणा दो, मतलब बच्चों को मोटिवेट करो तो बच्चों में खुद से ही अपने आप से उस काम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। सहानुभूति क्या होता है, सहानुभूति होता है किसी भी बच्चे को सांत्वना देना। यदि बच्चा कोई फेल हो गया है तो उसको सांत्वना दो, उसको सहानुभूति दो, बेटा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छा कर पाओगे। शिक्षण तो आपको पता है, जो हमारा टीचिंग होता है वो शिक्षण से रिलेटेड होता है। समदृष्टि, समदृष्टि होता है किसी को देखने की समान दृष्टि होती है। कोई चीज़ है या कुछ कोई काम है, कुछ भी है जिसको हमने देखने का, जो हमारा देखने का तरीका होता है यानी कि देखने की जो दृष्टि होती है वो कैसी हो, दोनों के प्रति समान हो, अलग अलग ना हो। समदृष्टि का मतलब होता है सम में होता है समान, तो दोनों के प्रति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमसे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणा है जो बच्चों के अंदर रुचि को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रो एंड क्रो, ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है। सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है हिलगार्ड और फोर्थ है गिलफोर्ड। ये परिभाषाएं आपसे बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाती है परिभाषाएं, पर आप एक एक करके यदि इनको याद करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से भी याद हो जाएंगी।
तो हमारी परिभाषा क्या थी, आदत एवं ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ये किसने कहा कि आदत और ज्ञान के साथ ज्ञान में ही अभिवृत्ति करना ही क्या है, अर्जन है। तो ये किसने कहा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें, जो 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्रो एंड क्रो ने कहा कि आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दी थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वुडवर्थ ने क्या बताया था, अधिगम क्या है। वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। उन्होंने कहा जो नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और उनकी प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। गिलफोर्ड ने बताया कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आए, जब हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं उससे हमारे व्यवहार में क्या है, कोई परिवर्तन आए, वही क्या है, हमारा अधिगम है। गिलफोर्ड ने अधिगम के लिए डेफिनेशन दी थी। गिलफोर्ड ने क्या बताया, सीखना क्या है। गिलफोर्ड ने बताया अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म हो या सामने आई हुई परिस्थिति में अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जा सके। जब हमारे मतलब उसमें क्या हो कि अधिगम वो है जब हम किसी नई क्रिया को जन्म देते हैं, कोई क्रिया आ जाती है हमारे सामने, उस परिस्थिति में क्या करें, उसके प्रति, जैसे हमारी परिस्थिति होती है उसके प्रति क्या करें, उसमें अनुकूल उचित परिवर्तन लाया जा सके, वही क्या है, अधिगम है। तो ये थी सबकी क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और हिलगार्ड और गिलफोर्ड की डेफिनेशन थी। तो आपको आप याद हो गई होंगी, मतलब क्रो एंड क्रो ने अधिगम के लिए क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या बताया सीखना, गिलफोर्ड ने क्या बताया सीखना, और हिलगार्ड ने क्या बताया। तो हमसे पूछा गया था आदत और ज्ञान की, तो ये हमारी परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सेल्डन अभिव्यक्ति सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा प्रकार है जो सेल्डन ने व्यक्तित्व का सिद्धांत, मतलब व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए थे, उसमें से नहीं है। एक फर्स्ट है गोलाकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड है चौंगाकार और फोर्थ है लंबाकार। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो जो सेल्डन ने जो दिए थे, जो सेल्डन ने बताया था कि व्यक्तित्व को जो डिफाइन किया था सेल्डन ने, उसने बताया कि जो व्यक्तित्व होता है सेल्डन के अनुसार, उनका जो व्यक्ति होता है, जिनका व्यक्तित्व उनका पता करने के लिए, तो उन्होंने 3 प्रकार से बताया। उन्होंने कहा था इसको गोलाकार हो सकता है व्यक्ति, आयताकार हो सकता है और लंबाकार हो सकता है। उन्होंने चौंगा प्रकार नहीं बताया। तो हमारा जो सही आंसर होगा, जो सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौंगाकार व्यक्ति नहीं बताया, उसने गोलाकार बताया था, आयताकार बताया था और लंबाकार बताया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोलाकार व्यक्ति कैसे होते हैं, गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं गोल मटोल होते हैं। उनको बताया गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं गोल मटोल होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें आराम पसंद होता है, उन व्यक्तियों को क्या होता है, आराम पसंद होता है। वो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, वो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, सुख चाहने वाले होते हैं। और जो आयताकार होते हैं वो गठीले मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं गठीले होते हैं और मजबूत होते हैं। उनमें क्या होता है, शक्तिशाली होते हैं, आक्रामक और फुर्तीले होते हैं वो जो व्यक्ति आयताकार के होते हैं। और जो लंबाकार के होते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, वो व्यक्ति दुबले और पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, यानी कि दुबले पतले होते हैं वो व्यक्ति, दुबले पतले होते हैं। और उनकी जो बौद्धिक स्वभाव में क्या होता है, संवेदनशील होता है, यानी कि जो उनका जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्वभाव होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, यानी कि वो बहुत कम चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, यानी कि दिमाग तो लगाते हैं, मतलब वो बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते। दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, स्वभाव में बहुत संवेदनशील होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसमें बताया है कि जो एक राजीव है जो खुश मिजाज व्यक्ति है, वैसे तो खुश मिजाज व्यक्ति है, मिलनसार भी है, पर उसकी एक प्रवृत्ति है, उसे मतलब क्या, अकेलापन पसंद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अंतर्मुखी कहलाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बहिर्मुखी कहलाते हैं। थर्ड है उभयमुखी कहलाते हैं। और फोर्थ है स्नायु
विकृति स्थिरता वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो जो 9 का आंसर होगा क्या होगा? अंतर्मुखी व्यक्ति कौन से होते हैं? जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, बाह्य जगत से क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता, वो खुद में ही खोए रहते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ खुद से ही खोए रहते हैं, उनमें अंतर्यामी से एक तरह से होते हैं, उन्हें बाहरी जगत से मतलब नहीं होता। बहिर्मुखी क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं जिन्हें व्यवहार कुशल होते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से मतलब रखते हैं। जो बाहरी दुनिया से मतलब रखेगा तो व्यवहार कुशल भी होगा, ये बाहरी दुनिया से बहुत मतलब बाहरी दुनिया में संलग्न रहते हैं। और उभयमुखी व्यक्ति क्या होता है? इसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं, उभयमुखी अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। ये दोनों आ जाए तो वे उभयमुखी प्रकार में हो जाता है। स्नायु विकृति स्थिरता क्या है? नसों का जो रोग होता है इसको स्नायु विकृति स्थिरता कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा राजीव क्या है? जो उसे अकेला पसंद नहीं है, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी, जब उसे अकेला पसंद नहीं है। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं, और जो अकेला पसंद नहीं है वो बाहिर्मुखी हो जाएगा, उसे व्यवहार मतलब उसे बाहरी दुनिया से बहुत मतलब रहता है, बहुत पसंद होता है बाहर दुनिया में जीना, और अंतर्मुखी में ये नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है समस्थिति से तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्ति की बाह्य आवश्यकताओं में संतुलन अवस्था, सेकंड है व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं की संतुलन अवस्था, थर्ड है शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था, और फोर्थ है शरीर के भीतर एक संतुलित संवेगात्मक अवस्था। तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? समस्थिति पूछा गया है, तो समस्थिति है क्या? समस्थिति होता है संतुलन बनाना, जहाँ संतुलन बन जाए। समस्थिति मतलब जैसी स्थिति के अनुकूल ही हम हो जाए, हमारी स्थिति जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुकूल हम हो जाएं, वैसा ही हमारा संतुलन बन जाए, वही समस्थिति। तो समस्थिति से क्या तात्पर्य है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था है, वही क्या है, जो हमारी शारीरिक अवस्था है, जो भीतर एक शारीरिक अवस्था है उसमें संतुलन आ जाए, वह हमारी समस्थिति के अनुरूप ही बदल जाए, वही क्या है, हमारी समस्थिति होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक, कृत्रिम या शारीरिक, सेकंड है शारीरिक सामाजिक प्रभुत्व, थर्ड है जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक, और फोर्थ है जन्मजात या अर्जित। तो गैरेट के अनुसार पूछा गया है, गैरेट के अनुसार जो अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण किया है गैरेट ने, वो इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो गैरेट के अनुसार होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है। उन्होंने गैरेट ने बताया जो अभिप्रेरक उन्होंने 3 प्रकार से बताए, जैविक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, और कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो गैरेट ने 3 बताए थे, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा गया है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अभिप्रेरक उसने कितने बताए थे? 3 प्रकार से बताए, जैविकीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और ऐसे ही उन्होंने बताए थे एक और ये पूछा था तो उसका थॉमसन का पूछा गया था। थॉमसन ने कितने बताए थे? थॉमसन ने बताया था ये 2 प्रकार से होता है, जो अभिप्रेरक होते हैं कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे इन्होंने बताया था स्वाभाविक, एक स्वाभाविक बताया था, और एक बताया था इन्होंने कृत्रिम। ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए थे, थॉमसन के द्वारा बताए गए थे। और एक बताए थे मैस्लो ने बताया था कि जो हमारा अभिप्रेरक होते हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बताए थे मैस्लो ने कौन कौन से बताए थे? फर्स्ट बताया था इन्होंने जन्मजात, जो अभिप्रेरक होते हैं क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या बताया था? जन्मजात। दूसरा था ये क्या होते हैं? अभिप्रेरक क्या होते हैं? अर्जित किए जा सकते हैं। तो दूसरा था इनका अर्जित। तो ये थे हमारे तीनों, गैरेट के अनुसार 3 थे, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और थॉमसन ने 2 दिए थे, स्वाभाविक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, और मैस्लो ने 2 बताए थे, जन्मजात और अर्जित। तो हमसे गैरेट का पूछा गया था, तो गैरेट के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थे हमारे, तो यही थे हमारे आज के, सिर्फ 11 क्वेश्चन थे हमारे आज के, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे।
क्लास कैसी रही, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं क्लास कैसी रही आपको, क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, उन सभी को शेयर कर दें कि जो स्पेशल क्लास रहती है साइकोलॉजी की, सुपर टेट और जो आपका बिहार टेट होने वाला है, सुपर टेट है आपका, यूपी टेट रहता है, सी टेट होता है, इनके लिए स्पेशल क्लास रहती है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास कैसी थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा या सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सुपर टेट की सारी क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अब नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।